नाज़रीन, यमन की जानब से इसराइल पर एक बार फिर हमला किया गया। नॉन स्टॉप हमले यमन की जारी हैं। दूसरी तरफ जहां मिडिल ईस्ट में सूरत हाल इंटेंसिफाई हो रही है, तो ग्लोबल लैंडस्केप में भी इंटेंसिफिकेशन देखी जा रही है। ब्राजील की जानब से इंडिया से राब्ता किया गया है। ब्रिक्स ने ये अनाउंस किया था कि वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्ड करने जा रही है, जिसका अमली मुजाहरा भी शुरू हो गया है। ब्राजील के प्रेसिडेंट जो है वो सबके साथ, जो ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स हैं और बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनके साथ राब्ते उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इंडिया के साथ जब उनका अहम तरीन राब्ता हुआ है, तो ट्रंप जो है उन्होंने कामयाबी के साथ ब्रिक्स, जो कि ओनली एक इकोनॉमिक आप कह लें अलायंस था, उसको सक्सेसफुली मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है उसका अलायंस बनाने में ट्रंप साहब काफी कामयाब हुए हैं। उनकी जो पॉलिसीज हैं वो इन ममालिक को और ज्यादा करीब कर रही हैं, क्योंकि अब दोनों के मफादात, और यानी इन मुल्कों के मफादात एक हो गए ना, कि अपने इंटरेस्ट के लिए अब कन्फ्रंट करना होगा, और जो डील करेंगे जो वो दरअसल एक सरेंडर होगा, और वो सरेंडर भी सस्टेनेबल नहीं है, उससे उनकी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अपने मफादात का रियल दिफा सिर्फ रेजिस्टेंस में ही हो सकता है। डायलॉग तो अमेरिका ऑफर ही नहीं कर रहा, वो तो सरेंडर ऑफर कर रहा है। जो सरेंडर कर लेगा उससे भी उसके मसले हल नहीं होंगे, बल्कि जैसे एक कॉलोनी बनती है और वो वहां से जजिया देती रहती है, तो जजिया देकर मसला हल तो नहीं होता। तो अल्टीमेटली उनको फ्रीडम ही की फाइट करना पड़ती है। तो फिलहाल जिन्होंने डील्स करनी है, यानी सरेंडर कर लिया, उनके मसाइल हल नहीं हुए, वो फिलहाल जजिया दे रहे हैं। तो ब्राजील, इंडिया, ब्रिक्स के मेजर कंट्रीज, इन्होंने फिलहाल सरेंडर करने से तो इनकार किया। चाइना ने अपोज किया है इसराइल के जो इकदाम हैं गजा के हवाले से, और जो नई प्लानिंग्स हैं चाइना ने उसको अपोज किया है। लेकिन मिस्र जो है उसने आज जो इकदाम उठाया है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड और पूरी दुनिया के इंसानों को हैरान और परेशान कर दिया। मिस्र ने एक ऐसा इकदाम उठाया है कि पता नहीं इसको तारीख में कैसे याद रखा जाएगा। मिस्र ने इसराइल के साथ इसराइल की हिस्ट्री की लार्जेस्ट एनर्जी डील कर ली है। लार्जेस्ट एनर्जी डील उस वक्त की गई है जब हम चंद घंटे दूरी हैं कि गजा में वो नया अग्रेशन करने जा रहे हैं, बच्चे जब वो भूख से वहां पर मर रहे हैं, और मिस्र की दीवार की एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है। तो ऐसे मौके पर मिस्र की गवर्नमेंट इसराइल के साथ तारीख की सबसे बड़ी एनर्जी डील कर रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। यानी कि मैं मुहतात से ये अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा ही है, फैसिलिटेटिंग द जेनोसाइड। यानी जब उनको इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इसराइल अपने आप को पोजीशन करता है कि देखें हम इस रीजन में, हमारे साथ प्रॉस्पेरिटी जुड़ी हुई है, हम इकोनॉमिक हब हैं, हम एनर्जी हब हैं। ये जो एशिया से यूरोप तक जो एनर्जी कॉरिडोर बनना था, तो वो इसराइल ही से होकर गुजरना था। तो इसराइल और अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो इसराइल को ऐसे पोर्ट्रे करें कि एनर्जी, इकोनॉमी, प्रॉस्पेरिटी ये इसराइल के साथ जुड़ी हुई है। इसराइल के साथ जंगें नहीं जुड़ी हैं, इसराइल को फसाद फैलाने वाला नहीं है। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट डायनामिक है। जब इस वक्त टर्की ये कह रहा है कि जंगों की जड़ इसराइल है, जब कतर ये कहने पर मजबूर हुआ है, जब सऊदी अरेबिया ये कहने पर मजबूर हुआ है, तो मिस्र जाकर उसको वो, यानी एक तो इकोनॉमी दे रहा है, पैसे दे रहा है, दूसरा ये नैरेटिव दे रहा है। देखिए मिस्र जाकर डील कर रहा है, यानी इट्स मीन कि आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो तो खुशहाली लाने वाले हैं, यहां पर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाले हैं। जंगें तो उन पर मुसल्लत की गई हैं। भाई इसराइल का भी तो बयान है यही है कि जंगें उन पर मुसल्लत की गई हैं। तो इजिप्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया, जैसे जॉर्डन ने मिसाइल गिराए हैं इसराइल के लिए। तो और वैसे मिस्र के अगर आप तारीख देखें तो अरब वर्ल्ड में मिस्र पहला मुल्क था जिसने इसराइल के साथ जाकर नॉर्मलाइजेशन की थी। तो ये मिस्र की गवर्नमेंट जो है उसने एक बहुत ही डिजास्टर्स फैसला किया है। और अगेन बात सिर्फ यह है कि किस मौके पर आप ये फैसला कर रहे हैं। उस मौके पर जब गजा में चंद घंटों के बाद इसराइली फौज दाखिल हो सकती है और वो मोबिलाइज कर रहे हैं, और पूरी दुनिया इन हॉरिफिक मनाजर से इस वक्त लर्ज उठी है। इजिप्ट जो है वो जाकर इकोनॉमी और एनर्जी डील कर रहा है। तो ये शर्मनाक तरीन, हम इसको फैसला कहेंगे बगैर किसी लिहाज के, ये एक शर्मनाक तरीन और डिजास्टर्स फैसला है जो मिस्र ने किया है, मिस्र की गवर्नमेंट ने किया है। तो अब आप देखिए कि यमन जो है उसने एक घंटे में 2 मरतबा इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। दोनों मरतबा जो है उन्होंने ड्रोन्स दागे। तो यमन जो कि मोस्ट पुअर नेशन है मिडिल ईस्ट की और अरब वर्ल्ड की मोस्ट पुअर नेशन है, वो इस तरह से लड़ रहे हैं। अच्छा, हम अगेन कहते हैं कि मिस्र और जॉर्डन को हमला ना करें, लेकिन इस चीज को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? कल भी हमने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी अफ्रीकन ग्रेड गेम में, कि जब दूसरी अफ्रीकन नेशंस वो इसराइल से दूर हो रही हैं, तो मोरक्को, इजिप्ट और सूडान को चलो साइड पर रखे, वहां पर खाना जंगी है। मोरक्को और इजिप्ट ये इसराइल को वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इन्होंने ये, तो यमन के जब उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान इसराइल के अंदर ये एस्टिमेट है नाज़रीन कि जो मजीद जो फौजें दाखिल करने जा रहे हैं उसके नतीजे में बड़ी कैजुअलिटीज इसराइली फौजियों की होंगी। ये इसराइल का एक बड़ा मीडिया है और मिलिट्री ऑफिशियल्स को कोट करते हुए लिख रहा है, कंट्रोलिंग द गाजा सिटी, इसका नतीजा ये निकलेगा, डेंजर ये होगा कि टैक्टिकल ट्रैप ये हमारे लिए साबित होगा अगेंस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स। बड़ी तादाद में इसराइली फौजी जब वो उस ट्रैप में एक्चुअली फंस जाएंगे, बड़ी तादाद में कैजुअलिटी ये इसराइल के अंदर इस वक्त एस्टिमेट किया जा रहा है। फिर वहां पर एक अजब फिनोमेना शुरू हो गया। अमेरिकी एम्बेसी जो तल अवीव में है उसके बाहर मुजाहरे शुरू हो गए कि जंग रुकवाए अमेरिका। इसराइली अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जमा हो रहे हैं। इसराइली प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूएस एम्बेसी इन तल अवीव डिमांडिंग दैट ट्रंप
to stop the war and return the hostages. और आप देखें ना कि ट्रंप जनाब मैं जंगें रुकवा रहा हूं, अच्छा जी मैंने जो है वो ईरान और इजराइल की जंग रुकवा दी, अच्छा जी शुरू किसने करवाई, अच्छा जी मैंने उसकी थाईलैंड और कंबोडिया की जंग रुकवा दी, वो एक्चुअली उसने रुकवाई चाइना ने, अच्छा जी मैंने कंबोडिया और रवांडा का करवा दी, जो बुनियादी है यानी यूक्रेन और गजा उसमें वो नहीं करवा रहा, और आज वो आर्मीनिया और अजरबैजान जो वहां पर वो इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी कहानी भी मैं आपके सामने रखता हूं, उसमें भी ग्रेटर गेम असल में ईरान के खिलाफ है। तो फॉर्मर इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर है, इजरायली फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा, वो कह रहा है कि जो वर्कर यूनियन है और बाकी ये जनरल स्ट्राइक जो है वो डिक्लेयर कर दे। इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट चलाई जाए जब तक नेतन्याहू को उठाकर बाहर न फेंका जाए। तो 600 वो टॉप जनरल्स जो इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो फॉर्मर इजरायली फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि जनरल स्ट्राइक उसका ऐलान कर दे तमाम वर्कर यूनियंस। और जो फॉर्मर इजरायली प्रिजनर्स हैं जो गजा में रिहा होकर आए हैं, उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के बाहर जो है धरना देने का ऐलान कर दिया, प्रोटेस्ट नहीं धरना देने का बाकायदा ऐलान कर दिया। फॉर्मर इजरायली प्रिजनर्स इन गाजा डिसाइड टू सेट अप प्रोटेस्ट टेंट्स इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर हाउस एंड मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्टर के घर के बाहर और डिफेंस मिनिस्ट्री के बाहर जब उन्होंने टेंट लगाने का धरना देने का ऐलान कर दिया है। और बेनी गॉट्ज ये कह रहा है कि इजराइल को फिल फॉर परमानेंट सीज फायर की तरफ जो जाना चाहिए। चाइना की इस मौके के ऊपर स्टेटमेंट जारी हुई है, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई चाइना और रशिया क्यों ये नहीं रुकवा पा रहे, तो ऐसे नहीं रुकवा पा रहे जो मिस्र ने किया। भाई जब ये ममालिक ही इकट्ठे नहीं होते और इकट्ठे होकर जाके चीन या रशिया को नहीं कहते कि हमारा मफाद इसमें है क्या आप रुकवाएं तो वो कैसे रुकवाएंगे, वो कैसे मजीद प्रेशर डालेंगे। हो सकता है कि आपका मफाद इजराइल के, यानी देखे ना उन्होंने तो अरब ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना है, तो अगर अरब ममालिक ये कहें कि हमारा मफाद इजराइल के साथ खड़े रहने में है, तो रशिया इजराइल के ऊपर प्रेशर डाल के तो अरबों के खिलाफ हो गया ना। तो ये है बड़ी बेरहम बात है, लेकिन हकीकत यही है कि जब अरब ममालिक उनके साथ जाकर एनर्जी डील्स कर रहे हैं, तो रशिया कैसे कह दे कि इजराइल जो है वो यहां पर जंगे छेड़ रहा है, रशिया कैसे कह दे। तो असल जो बुनियाद है ना वो यही है, ये मिडिल ईस्ट की हुकूमतें असल बुनियाद है, इनकी पॉलिसी असल बुनियाद है। तो चाइना की स्टेटमेंट आई है, वी हैव सीरियस कंसर्न अबाउट इजराइल्स प्लान टू कंट्रोल गाजा एंड कॉल ऑन इट इमीडिएटली हाल्ट इट्स डेंजरस अटैक्स। फिल फॉर इजराइल जो है वो अपने हमले बंद करे, ये चाइना का स्टांस आ गया। जो जेरेमी कॉर्बन हैं जिन्होंने अभी बर्तानिया में पार्टी बनाई है, जिनके साथ बर्तानिया की सारी यूथ खड़ी हो गई है, और वो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा फेमस हो गए हैं, और बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को इमीडिएटली फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करना पड़ गया। तो वो ये कह रहे हैं कि बर्तानवी मिलिट्री जो है वो मुसलसल कॉपरेट कर रही है, और अब ये किस सूरत जस्टिफाई न था ना है, और अब इसको हर सूरत में जब रोकना होगा, तो अब वो डायरेक्शन उन्होंने उस तरह मोड़ दिया। ये फिल फॉर जो बर्तानवी मिलिट्री है ये अपनी सपोर्ट इजराइल के लिए बंद करे। और फिर जो स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट है जो बर्तानिया के फेडरल के साथ है, यानी कि और अपनी आजादी की तहरीक भी लड़ रही है, वहां से तहरीक आगे बढ़ रही है। स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इजराइल जो है उसको जोर लगाकर जब वो सारे रोके, और इजराइल के इकदाम अनएक्सेप्टेबल हैं, यानी वो स्कॉटलैंड जो आजादी चाह रहा है वो बरतानवी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, और वो अंदरूनी इख्तलाफात में एक नया चैप्टर है कि ओवरऑल लंदन की पॉलिसी और है, स्कॉटलैंड की पॉलिसी और है। अच्छा, तुर्की ने, अरब्स ने, कतर ने आगे पीछे इन्होंने कंडेम किया, लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी कोई अहमियत नहीं। मतलब आज भी आप 22 महीनों के बाद कंडेम कर रहे हैं, तो ये तो उसमें हिस्सेदारी वाली बात है, तो कंडेमनेशन सब तरफ से आ रही है, लेकिन इनकी तो बिल्कुल अहमियत नहीं है। अजरबैजान और आर्मीनिया के जो सरबराहान हैं वो आज व्हाइट हाउस में पहुंच रहे हैं, और ट्रंप साहब जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए एक और बड़ा इकदाम उठाने जा रहे हैं, और इनकी जनाब सुलह करवाने जा रहे हैं। लेकिन जरा देखिए अमेरिकी मीडिया, एग्रीमेंट ओपन्स आर्मीनिया to the world, so instead of relying on Iran, we will become a major partner for it। तो वो जंगे वहां पर रुकवाते हैं जहां पर उनका कोई मफाद होता है, बुनियादी तौर पर उनका मफाद जंगे छेड़ने के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि कहीं कहीं वो जंगे रुकवाते हैं। तो कांगो में उनको मिनरल्स चाहिए, आर्मीनिया अजरबैजान में आपके सामने, ईरान जो है वो आर्मीनिया को भी सपोर्ट करता है। अभी अजरबैजान के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो अजरबैजान में इजरायली फौज है तो वो आर्मीनिया को सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका उनकी सुलह करवा रहा है ताकि आर्मीनिया जो है वो सिर्फ ईरान पर रिलाय ना करे, बाकी मुल्कों के साथ उसकी इकॉनमी और चीजें आगे बढ़े, और साथ ये कि अमेरिका उसका मेजर पार्टनर बन जाए। तो ये ग्रेट गेम है, और इस जनाब जंग रुकवाई जा रही है। तो जंग रुकवाई नहीं जा रही, बल्कि किसी और के गिर्द जो वो घेरा तंग करने की जो कोशिश की जा रही है। और इस वक्त कौन सा वहां पर कोई जंग हो रही है, जंग तो बंद हो चुकी है ना, एक सुलह, ओवरऑल सुलह करवाई जा रही है, लेकिन उसके पीछे उनका अमेरिका का मकसद यह है। मार्को रूबियो जो है उसकी स्टेटमेंट जारी हुई है फलस्तीनी रियासत के हवाले से, और अमेरिका की फॉर मैनी डेकेड्स ये पॉलिसी रही है कि हम फलस्तीनी रियासत के साथ हैं, फलस्तीनी रियासत बननी चाहिए। बाइडन के टाइम तक ये बात होती रही, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने ओपनली उस बात को कहना शुरू कर दिया, जो असल में उनकी पॉलिसी थी कि वो फलस्तीनी रियासत को सपोर्ट करते ही नहीं थे, लेकिन वैसे कहते थे। तो मार्को रूबियो ने कहा है कि मैं नेतन्याहू के साथ एग्री करता हूं कि फलस्तीनी रियासत का मतलब ये होगा कि हमास के लिए रिवार्ड है। ये भी एक बड़ा बेरहम
بیانیہ ہے لیکن ٹھیک ہے چل رہا ہے. اور فلسطینی ریاست جو ہے یہ تو ایک ریئلسٹک ایشو ہے ہی نہیں, اور اس کے بارڈرز کیا ہوں گے اور اس کو کون گورن کرے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, تو پھر یہ تو ویسے بھی ریئلسٹک آئیڈیا نہیں ہے فلسطینی ریاست. یہ آج امریکہ کہہ رہا ہے. سموتریس کہہ رہا ہے کہ ہم اریز کر دیں گے فلسطینی ایشو کو, فلسطینی ریاست کو, اور یعنی کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو مطلب ان کے لوگ تو اوپنلی جینوسائیڈ کھل کر کہہ رہے ہیں ہم کریں گے اور کر رہے ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر ایجپٹ نے جناب ایک بار پھر وہ بازی لے گیا, جیسے وہ 79 میں بازی لے گیا تھا, آج پھر وہ بازی لے گیا ہے, اور اس نے جناب علی جو ہے وہ جا کر ڈیل کر لی ہے, اور اسرائیل اس کے اوپر خوب تالیاں بجا رہا ہے. اسرائیل سائنز ریکارڈ $35 بلین گیس ڈیل ود ایجپٹ. اس وقت جب ایک دھیلا انویسٹ کرنے کے لیے کوئی اسرائیل میں تیار نہیں ہے, تو مصر نے $35 بلین کی ڈیل اسرائیل سے کر لی ہے. ایجپٹ ڈبل ڈاؤنز آن اسرائیلی نیچرل گیس امپورٹس ان $35 بلین ڈیل ود 14% پرائس انکریز. قیمت بھی مزید 14% قیمت بھی بڑھے گی, مہنگی خریدیں گے لیکن اسرائیل سے خریدیں گے. اسرائیل سے آپ دیکھنا, قطر سے خرید لیں آپ, بھائی قطر سے خرید لیں نا, قطر سے نہیں خریدیں گے, اسرائیل سے خریدیں گے. اسرائیل سائن $35 بلین گیس ایکسپورٹ ڈیل ود ایجپٹ امڈ ریجنل انرجی شفٹ. اب وہ جو غزہ کے گیس کے ذخائر ہیں ایک طرح سے اس کو بھی لیجیٹیمائز کرنے والی بات ہوئی. $35 بلین گیس ایکسپورٹ ڈیل لارجسٹ ان اسرائیل ہسٹری. یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل ہے کہ اسرائیل گیس ایکسپورٹ کرے گا کسی ملک کو. لارجسٹ ان اسرائیل لارجسٹ گیس ڈیل ان $35 بلین ایکسپورٹ ڈیل ود ایجپٹ. اور یہ 3 سٹیٹمنٹ بڑی انپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہے اس کا اکنامک پہلو, یعنی پیسے ملیں گے, فیسیلیٹیشن آف دا وار. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی رشیا کا آئل انڈیا نہ خریدے کیونکہ اسی سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے جس سے وہ یہ جنگ چل رہی. تو ایک ہے یہ پرسپیکٹو, ایک اینگل یہ ہے کہ اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا اسرائیل کے لیے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جینوسائیڈ کو جاری رکھے. اس کا دوسرا اینگل ہے جو میں نے انٹروڈکشن میں بتایا اور میں نے دیکھا وہ اس سے بھی زیادہ انپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ اسرائیل کو پوزیشن کرنا ایز اے اینٹی جو یہاں پر خوشحالی لانے کے لیے ہے, جو اکانومی کے لیے ہے, جو ٹریڈ روٹس بنانے کے لیے ہے. اس کا جنگوں سے واسطہ نہیں ہے, جنگیں تو اس پر مسلط کی جاتی ہیں اس لیے مجبوراً اس کو لڑنا پڑتا ہے. تو ایجپٹ نے بیسیکلی وہ کور دینے کی کوشش کی ہے. اب یہ اسرائیلی انرجی منسٹر کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دا گیس ڈیل جو ہے یہ اسرائیل کی پوزیشن کو مضبوط کرتی ہے ایز اے لیڈنگ ریجنل انرجی پاور ریلائڈ اپون اینڈ نیڈیڈ بائی اٹس نیبرز. ایک ایسا ملک جس کی اس کے ہمسایوں کو بڑی ضرورت ہے اور لیڈنگ ریجنل انرجی پاور ہے. گیس ڈیل جو ہے یہ بڑی اچھی گڈ نیوز ہے فار دا اسرائیلی اکانومی, کیونکہ یہ بلینز آف ڈالرز جنریٹ کرے گی اور جاب اپرچونٹیز کریٹ کرے گی اور بوسٹ کرے گی اکانومی کو. اور گیس ڈیل جو ایجپٹ کے ساتھ ہے یہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بھی بڑی انپورٹنٹ ہے اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بھی بڑی انپورٹنٹ ہے, پولیٹیکل پرسپیکٹو میں ان ایڈیشن ٹو دا اکنامک پرسپیکٹو. یعنی اس کا سیکورٹی, پولیٹیکل اور اکنامک تمام آسپیکٹ ہے. تو یہ وہ بڑی خوشی منا رہے ہیں کہ دیکھیں تو مطلب کیا بات کرتے ہیں یہ سب. تو مصر کے لوگ تو اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ مصر کی گورنمنٹ ہے تو یہ انہوں نے ایک ڈیزاسٹرس فیصلہ کیا ہے, شرمناک فیصلہ کیا ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن اس موقع پر نہیں ہو سکتی. کوئی جو مرضی اچھا جی ٹھیک ہے اب دیکھیں مجبوری ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے. مطلب فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ ان کے ساتھ گیس ڈیل کر رہے ہیں. اس موقع پر بالکل یہ نہیں بنتا تھا, کوئی اس کی تک نہیں بنتی تھی. یہ بالکل جینوسائیڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی بات ہے. اس سے لوگوں کا غصہ اور بہرحال بڑھے گا. عالمی جو منظرنامہ ہے وہ اور زیادہ گمبھیر ہوا ہے. انڈیا اور برازیل کا رابطہ ہو گیا ہے, یعنی برازیل کے پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا کہ جوائنٹ ہم رسپانس دیں گے, اس کا آغاز انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے, رابطے شروع کر دیے ہیں. انڈیا اور برازیل پش بیک اگینسٹ US ٹیرف امڈ برکس ڈسکشن. انڈیا اور برازیل نے رینج آف بائے لیٹرل اور انٹرنیشنل ایشوز جب ڈسکس کیے, اور جو امریکہ نے نیا ٹیرف وہ مین تھا ڈسکشن کا موضوع. اور برازیل کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں انڈیا کا دورہ کرنے جا رہا ہوں, اور گلوبل اکنامک سچویشن اور یونیلیٹرل میئر جو امریکہ نے لیے وہ ڈسکس ہوئے, جس نے سگنیفیکنٹلی برازیل اور انڈیا دونوں کی اکانومیز کو متاثر کیا ہے. اور انڈیا کے پرائم منسٹر کا جو ٹویٹ ہوا ہے کافی لمبی چوڑی باتیں لکھی. آخری لائن, a strong and people centric partnership between global south nations that benefits everyone. بھائی گلوبل ساؤتھ تو آپ کو پتا ہے گلوبل ساؤتھ کون ہے؟ گلوبل ساؤتھ وہی ہے جو لڑ رہا ہے امریکن ہیجمنی سے اور اسرائیل سے بھی لڑ رہا ہے. تو گلوبل ساؤتھ جو ہے ہم وہ الائنس بنائیں گے, گلوبل ساؤتھ کے ساتھ الائنس بنائیں گے جو ہر کسی کو بینیفٹ کرتا ہے. اب یہ امریکہ کے خلاف انہوں نے جملہ لکھا ہے, امریکہ کا نام تو نہیں لیا, لیکن امریکی اقدامات صرف اپنے فائدے میں ہیں. گلوبل ساؤتھ برکس یہ کہتا ہے کہ جو سب کے مفاد میں ہوگا, میوچل بینیفٹ. تو انہوں نے کہا مطلب اس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں. وینزویلا میں کیا ہوا؟ وینزویلا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے اوپر $50 ملین کا انعام رکھ دیا ہے امریکی گورنمنٹ نے, اور کہا کہ جو ان کی گرفتاری میں مدد کرے گا اس کو $50 ملین کا انعام دیا جائے گا. وار آن ٹیرر شروع کہاں سے ہوئی اور اختتام اس کا ہوا احمد الشرا کو گلے لگا کر, اس کا جو ریوارڈ تھا وہ ختم کر کے. آج وینزویلا کے الیکٹڈ
प्रेसिडेंट के ऊपर वो एक रिवार्ड लगा रहे हैं, इनाम लगा रहे हैं, जैसे वो कोई दहशत गर्द है। तो ये है अमेरिका और इजराइल की दुनिया। इजराइल बहुत कोशिश कर रहा है मडोरो को गिराने के लिए। अब देखें ना, ब्राजील के साथ ही मडोरो है। तो जब ट्रंप की गवर्नमेंट आई थी, हमने आपको बताया था कि लैटिन अमेरिका में एक अलग सतह की जंग छिड़ेगी, तो वो उसका आगाज भी हो गया। ब्राजील अंडर फायर है और साथ ही वेनेजुएला है, साथ ही कोलंबिया है। तो अब आप देखिए कि वेनेजुएला स्लैम्स 50 मिलियन बाउंटी ऑन मडोरो एज मीडिया सर्कस। तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया सर्कस है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने कहा। कितनी ये तकलीफ दे बात है कि देखे ना कि खाना जंगी ही की कोशिश है ना, जैसे ईरान में है। अब उनकी गवर्नमेंट और उनके मतलब प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर रिवार्ड रखा जा रहा है। अच्छा जी, गिरफ्तारी से क्या मुराद है? अमेरिकी फोर्सेज आकर गिरफ्तार करेंगे। ये जो ट्रंप की पहली टर्म थी, उसमें बकायदा उन्होंने सीआई के लोग भेजे थे मडोरो को उठाने के लिए। वो तो रशियंस ने आगे से बता दिया और पकड़ लिया। तो ये मडोरो को तब्दील करने की काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं, अभी तक फेल हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑयल, दुनिया का नंबर 1 जहां पर ऑयल है वो वेनेजुएला है, और उसके बाद गोल्ड वहां पर बहुत ज्यादा है। तो अब ये बिल्कुल मतलब पूरा जोर लगा रहे हैं वेनेजुएला को क्योस में धकेलने के लिए, ये गवर्नमेंट गिराकर वहां पर ऑयल और गोल्ड रिजर्व के ऊपर जब कब्जा किया जाए, क्योंकि इनका डॉलर बड़ा खतरे में है। तो बड़ा मुश्किल टाइम है। इधर मिडिल ईस्ट में आप देख लें, उधर ब्राजील पे देख लें, उधर वेनेजुएला पे देख लें, तो तमाम मुल्क जो है वो अमेरिकी एम्पायर का इस वक्त निशाना बना है, और अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर अपना प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ नाज़रीन, यूक्रेन की जो जंग है वो बहुत महंगी पड़ी है यूक्रेन को और यूरोप को। अब आप जरा देखिए, यूक्रेन कंस्क्रिप्शन क्राइसिस, एलिज्ड अब्यूज लीड्स टू प्रोटेस्ट एंड इमिग्रेशन। यूक्रेन में जो हो रहा है वो भी देखकर मतलब तकलीफ होती है, और उसको भी ज़ाहिर किसी तौर पर सपोर्ट नहीं किया जा सकता। वहां पर भी ईरान का मौका भी वहां पर सीज फायर ही का है। तो अब हो क्या रहा है यूक्रेन में? आप जरा देखिए कितने तलख हालात है वहां पर। जो वहां पर यानी यूक्रेनी फौज है वो एक आएगी किसी गाड़ी में, 4-5 उसमें फौजी होंगे, तो वो मर्दों को उठा कर किडनैप करके गाड़ी में डालेंगे और ले जाएंगे, यानी उनको रिक्रूट करने के लिए फ्रंट लाइंस पर भेजने। इतनी बंदों की शॉर्टेज है, फौज की शॉर्टेज है कि अब उन्होंने घरों से, होटल से, सड़कों से मेल्स को किडनैप करना शुरू कर दिया। इससे बड़ा कोई भयानक टाइम किसी मुल्क के लिए हो सकता है? मतलब वो अपनी ही फौज क्या तो किडनैप हो रहे हैं। बड़ी ये वहां भी बड़ी तकलीफ बात है। और बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि जिसमें उनकी मतलब वाइफ आकर बचा रही है अपने बंदे को। तो ऐसे भी वीडियोस दरमियान में आई हैं। तो वो यानी वो गैंग्स बने घूम रहे हैं, फौज के गैंग्स बने घूम रहे हैं, और वो मर्दों को उठा कर, नौजवानों को उठा कर डाल रहे हैं, जबरदस्ती उनको फ्रंट लाइंस पर भेज रहे हैं। तो ये यूक्रेन की हालत है। और ब्लिंकन जो है वो जाते हुए जो उसने आखिरी बात की थी, कहता अब टीनेजर्स को भर्ती होना होगा। यानी आप देखें ये कितनी बेरहम मिलिट्री मशीन है कि वो यूक्रेन में सीज फायर को पुश नहीं कर रही, कहते टीनेजर्स को भर्ती करें, और वही हो रहा है कि वो जबरदस्ती उनको उठा कर लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि वो वहां से तेजी के साथ यूक्रेनी जब इमिग्रेट करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स यूरोप। ये वहां पर हालात हैं। लेकिन फिर भी ये जंगबंदी के लिए ज़ेलेंस्की इतना बड़ा ये मस्खरा ये साबित हुआ है, ये फिर भी जंगबंदी के लिए वहां पर तैयार नहीं है। रशिया से जीतेगा, तो रशिया से जीतेगा यूक्रेन। रशिया की हार भी न्यूक्लियर जंग पर खत्म होगी, और 4000 न्यूक्लियर इस्तेमाल करने के बाद खत्म होगी। तो ये रशिया से जीतेगा, अंदाजा करें। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।